This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे शहरीकरण की चुनौतियों के बारे में। हिंदुस्तान में आप इस समय समझ लीजिए कि कोई 30% लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं और 70% लोग जो हैं वो अभी भी गांवों में रहते हैं। और आने वाले 20 साल के अंदर कोई 30 करोड़ लोग जो हैं वो शहरों की ओर आने वाले हैं और उस समय हिंदुस्तान में 50-50 हो जाएगा। 50% लोग जो हैं वो शहरों में होंगे और 50% लोग ही गाँवों में होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या हमारी सरकार, क्या हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़, क्या हमारे सिविल सोसाइटी, क्या हमारे आर्किटेक्ट्स, क्या हमारे प्लानर्स इसके लिए तैयार हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 3 खास मेहमान यहाँ पर हैं। एस रघुनाथन साहब हैं जो कि दिल्ली जैसे बड़े शहर, मेट्रोपोलिस सिटी है, उसके चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट के। पवन गुप्ता हमारे साथ में हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग प्रोफेशनल हैं और उन्होंने एक नए मॉड्यूल तैयार किए हैं कि कैसे हम जो बड़े शहरों की ओर लोगों का लगातार आना है उस पर थोड़ा सा काबू कर सकते हैं। सुधीर वोरा साहब हमारे साथ में हैं जो कि अर्बन प्लानर हैं, हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं कार्यक्रम में इसी मुद्दे को लेकर के। जब दिल्ली में एमसीडी की बड़ी क्राइसिस हुई थी, दिल्ली में हमारे में इस समय समस्या ये है कि अनऑथराइज कॉलोनीज ज़्यादा हैं, ऑथराइज कॉलोनीज जो हैं वो कम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आने के लिए। पहले मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि क्यों हिंदुस्तान में लोग गांवों से शहर की ओर आने वाले हैं। अगर हम एनसीईआर की स्टडीज़ को उठा करके देखते हैं तो 20% जो सबसे गरीब लोग हैं उनमें से 92% गाँव में रहते हैं। और आप कहेंगे कि स्लम्स में लोग रहते हैं वो भी बहुत गरीब होते हैं, तो अगला जो 20% है यानी उसमें 83% जो है वो गांव में रहते हैं, 17% जो हैं वो शहर में रहते हैं, जिसमें कि वो लोग आते हैं जो स्लम्स में रहते हैं। अब अगला जो 20% है उसमें से 77% लोग गांव में रहते हैं और 23% जो हैं वो शहरों में रहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस समय अगर हम स्लम्स को भी उठा लें, पूरा मुंबई शहर का 60% इस समय जनसंख्या स्लम्स में रहती है। दिल्ली में ये संख्या कोई 50 के आसपास है। चंडीगढ़ जैसे नए बने शहर में अब कहा यह जा रहा है कि कोई 20-25% लोग जो हैं वहाँ पर स्लम्स में रहते हैं। और ये लोग इसलिए गाँवों को छोड़ करके शहर की स्लम्स में आ रहे हैं कि इस समय जो इनकम है, जो टोटल जो इनकम इन लोगों की है वो पूरे मुल्क का सिर्फ 30% है। यानी 70% लोग, 60% लोग हैं उनकी इनकम सिर्फ 30% है। और उस इनकम को बढ़ाने के लिए ये लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ में। जल्दी से हम आपको ग्राफ के हिसाब से इसको दिखा सकते हैं कि कैसे ये हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी देश की जो जीडीपी है सेक्टर के हिसाब से उसका ग्राफ है। एग्रीकल्चर जो 1972-73 में कोई 40% हुआ करता था, वो घट करके अब कोई 15% के पास पहुंच गया है जीडीपी का हिस्सा। सर्विसेज सेक्टर बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो अब कोई 8-9% के पास में जीडीपी का पहुंच गया है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी है कि अभी भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% जनता जो है रहती है और उसके पास में क्योंकि जीवन यापन के साधन नहीं है, वो वहाँ से हट के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आती है, शहरों में काम ढूंढने के लिए आती है। मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका सिरदर्द आपने ही झेला है। एक ज़माना हुआ करता है कि दिल्ली में हर साल कोई 5 लाख लोग आया करते थे, अब वो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि सैटेलाइट टाउन्स में जाने लगे हैं और इसीलिए ये बड़ी बात। क्या आपको लगता है कि ये क्राइसिस, इससे निपटने के लिए हम तैयार हैं? जो नो ये नहीं कह सकते तैयार है नहीं है, लेकिन तैयार नहीं है तो तैयार होना चाहिए। जी बिल्कुल, नहीं तो मुश्किल उठाने पड़ेगी। वी हैव टू फेस सीरियस प्रॉब्लम्स। जी, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस्ड व्हेन यू एडमिनिस्ट्रेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिटी लाइक दिल्ली ड्यू टू माइग्रेशन? देखिए, पहले तो फेलियर इधर हुआ था दैट मोर अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ देन प्लान डेवलपमेंट। ये बड़ा फर्स्ट क्राइसिस है। इसकी वजह से क्या हुआ, अनप्लान्ड जगह पर स्कूलों का जगह नहीं है, हॉस्पिटल का जगह नहीं है, बच्चों खेलने का जगह नहीं है, बारात घर नहीं है। और देन बाद में
पानी और सीवरेज फैसिलिटीज़ हम इंक्रीज करना चाहते तो पाइप ले आने का जगह नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब जगह पर फैल रहे हैं और सब बच्चे वेदर दे आर फ्रॉम द पुअर फैमिली और फ्रॉम द अपर क्लास, बच्चे आईटी में ज़्यादा ट्रेनिंग हुए हैं, ज़्यादा जानकारी है, हाँ। उनको मालूम है और घरों में उनका कंप्यूटर चाहिए, लेकिन आजकल वो लाइन भी नहीं ले सकते। ये प्रॉब्लम्स हमारा सिटी में हुआ है, ये कैपिटल में, और ये लगभग सब सिटियों में ही यही क्राइसिस है। इस समय देखा जाए तो हम उसकी बात करेंगे कि सबसे जो सिटीज़ जो है हमारे मुल्क की कौन कौन सी ट्रेंड सिटीज़ में क्या है, कि किन शहरों में ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है। लेकिन उससे पहले इसी के ऊपर बात करते हैं कि जो क्राइसिस जो है ये वास्तव में वैसे प्लानिंग की और अर्बनाइजेशन की क्राइसिस नहीं है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस है जो कि प्लानिंग और अर्बनाइजेशन की क्राइसिस को तैयार कर रहा है। अब ये इससे आपको निपटना तो पड़ेगा। क्या हम जो मैक्रो इकोनॉमी है उसको ठीक करके इस पर काबू पा सकते हैं, या हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी बाकायदा मैक्रो इकोनॉमी के साथ साथ? इकोनॉमिक इशू जो है वही सबसे बड़ा इशू है इस समय। ये तो हमको दिखाई दे रहा है कि अगर मोटी बात हम देखें कि हिंदुस्तान में इंडस्ट्री बची कौन सी है, हिंदुस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है। हर जगह इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी इतनी ज़्यादा है, हमारे पास पावर क्राइसिस है, तो यहाँ पे तो हम कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे हैं, तो सारा कुछ इंपोर्ट हो रहा है, मोटी मोटी चीज़ें भी इंपोर्ट हो रही हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है वो हमारे पास में काम करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है, बिकॉज मैकेनाइजेशन से और रिक्वायरमेंट कम होती चली जा रही है। जैसा कि आपने दिखाया कि जीडीपी में, जिसमें एग्रीकल्चर के ऊपर इतने सारे लोग लगे हैं, लेकिन उसका जीडीपी का कंपोनेंट जो है वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। तो हमारे पास में एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इस समय कि हम बना सकते हैं, क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, बनाना तो हमको यहीं पड़ेगा। और दूसरा है हमारे पास इंडस्ट्री माइनिंग की, कि हम खोदेंगे तो भी हम यहीं पे खोदेंगे, कहीं और नहीं खोदेंगे। तो ये चीज़ से तो हमारा हिंदुस्तान नहीं चलता रहेगा ना, कि हम सिर्फ अपनी माइनिंग खोदते रहें और कंस्ट्रक्शन करते रहें, सड़कें बनाते रहें और उस सब। तो कोई फ्रूटफुल काम भी हमको, ऐसा काम चाहिए। तो वो काम करने के लिए क्या लोग गाँव वाले शहर में आएंगे, क्या शहर वाले गाँव में जाएंगे? दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। अगर कोई एक हम बड़ा हॉस्पिटल गांव में बनाते हैं, उसको चलाने के लिए जो डॉक्टर्स चाहिए या उसको चलाने के लिए जो टेक्निक, वो तो शहर से चाहिए, बिजली चाहिए। हाँ, वो शहर वाले लोग गांव में नहीं आएंगे, गांव वाले शहर में अगर नहीं जाएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के कोई चांस नहीं है। तो ये क्राइसिस जो है बड़ी जो है हमारी आर्थिक नीतियों से, उन सब से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट्स के ऊपर बनाई है नई कि किस तरह से हम अगर जो माइग्रेशन है वो गांवों से बड़े शहरों की ओर, उसमें एक हम जिसे कहते हैं फेजेस पैदा कर सकते हैं और उसी से काम जो है चलेगा। अभी आपकी इसकी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन बुरा सा पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमारे यहाँ पर क्राइसिस जो है प्लानिंग की, अर्बन प्लानिंग की, वो क्या है? As Mr. Gupta said, मिक्स्ड अप है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। बट सिर्फ अर्बन प्लानिंग की अगर बात करें तो हमने 1947 इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ 4 नए शहर तैयार किए, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर और एक तो और, जो नई बंजर जमीन, ग्रीनफील्ड बंजर जमीन देख के, या बंजर या खाली जमीन थी, अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स जैसे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जामनगर के बागे हो गया, पेट्रोलियम, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं। पर विदाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ शहर जो बनाए वो सिर्फ 3-4 बनाए। बाकी जो बनाए हमने सिर्फ जोड़ पेच किया, फरीदाबाद बना दिया, गाजियाबाद बना दिया, सोचा कि सैटेलाइट टाउन नोएडा बना दिया, नोएडा बना गया, वो जुड़ गया आहिस्ता आहिस्ता, वो दूर नहीं रहा, उसका गैप नहीं छोड़ा, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, वो उस लोग वहाँ नोएडा में रहते हैं, काम करते हैं गुड़गांव में है, या वो तो इकोनॉमिक प्लानिंग तो बहुत कमज़ोर रही हमारी जो रिसोर्स प्लानिंग थी, लैंड यूज़ की भी, लैंड एज अ रिसोर्स ऑल्सो हमारी बहुत कमज़ोर रही है। ब्रिटिश थोड़ा सोचते थे, हमारी जो हिल स्टेशन ब्रिटिश ने बनाया पहाड़ियों के ऊपर होते थे, हमारे जो अगर बने होंगे वो कुल्लू वगैरह वगैरह, वो जहाँ ब्रिज क्रॉस हुआ वहाँ बन गया आहिस्ता आहिस्ता बनता रहा। वी हैव गॉट सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ, we don't have a country planning. We used to have a town and country planning organization, which is now defunct. So there is no general thinking of planning, physical planning on the ground. Also, that is because the constitution says that land is a state subject. So
There will be one state, UP, who will create one expressway going nowhere except Agra. I'm saying nowhere because it will not go further down. Although the main line is going to Jaipur, Ahmedabad, Ajmer, Bombay. So there's a spine created here. So that larger thinking of planning, even in terms of physical planning, has been lost somewhere. We've been doing things in a piecemeal basis. So we have the little Baddi, Rudrapur industrial area. बद्दी में बुरा हाल है, वहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होने लगी है। अब हो गई ना अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक स्ट्रिप बन गई वहाँ पर सिर्फ। सो वो जो सोचें थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने प्लानिंग शुरू करी थी इन देयर ओन लिटिल आइलैंड कॉल्ड ब्रिटेन, वी हैवंट गॉट दैट फार येट। ब्रिटेन तो जो नई दिल्ली बना गए थे एनडीएमसी एरिया, वो तो अभी भी वहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होता, जैसे बाहर निकलते ट्रैफिक जाम हो जाता है। ओनली है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी एडमिनिस्ट्रेशन और इस कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स हम समझना चाहिए। देखिए, इन्होंने बताया इकोनॉमी आज सिर्फ इंडिया का सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, हमारा इकोनॉमी अभी ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। दैट ऑल्सो डिक्टेट्स अर्बन डेवलपमेंट। और मैं थोड़ा देर के पहले बात कर रहा था, और कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा हो रहा है, आज यूथ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। बाय 2030 our average age would be around 27, और at the same time लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो रहा है। इन लोगों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कुछ रिक्वायरमेंट कॉमन होगा, लाइक सिक्योरिटी कॉमन होगा, ट्रांसपोर्ट कॉमन होगा, हेल्थ ऑल्सो मोर और लेस कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे। फिर भी हेल्थ जो है एल्डरली के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन बट हेल्थ फैसिलिटी तो चाहिए दोनों को। लेकिन वर्क एम्प्लॉयमेंट का वर्किंग डिफरेंट होंगे, एंटरटेनमेंट डिफरेंट है, मार्केट रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। और अनदर थिंग कॉम्प्लेक्स हो रहा है, अर्बन और रूरल में थोड़ा पहले ट्रेडिशनल डिफरेंसेस था, वो थोड़ा आस्ते आस्ते कम होते जा रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटीज को ये चैलेंज। बिल्कुल, ये आपने अर्बन रूरल के जो डिफरेंसेस की बात की, उस पर अगर हम माइग्रेशन देखें कि माइग्रेशन किस तरह से हो रहा है, ये हम देख सकते हैं बिल्कुल कि नेचुरल इंक्रीज हमारी सिटीज़ में जो हो रहा है अर्बन पॉपुलेशन में, वो 15% था और 59% नेचुरल इंक्रीज इतना हो रहा है आपके। वो बाकी जो है वो अर्बन माइग्रेशन जो है उससे हो रहा है, 21% जो है इंक्रीज आपका उससे हो रहा है। एक्सपेंशन आप बाउंड्री बढ़ाते जाते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि दिल्ली को आगे कर दिया थोड़ा सा, फरीदाबाद साथ में आ गया, या फरीदाबाद को थोड़ा और आगे कर दिया तो तुगलक जो उत्पाद के इलाके हैं वो उसके अंदर आ गए, वो हो गया। रिक्लासिफिकेशन हम कर देते हैं कि शहर को शहर का दर्जा दे देते हैं, गांव को शहर का दर्जा दे देते हैं। इस समय जो शहर का दर्जा जो है वो 5000 से ऊपर, छोटे सा टाउन भी जो 5000 का है उसको भी हम अर्बन मान के चलते हैं, तब ये फिगर्स आती हैं। हाँ, तब ये फिगर्स जो है हमारी दिखाई देती हैं। अगर ये ना हो तो फिगर्स बिल्कुल फर्क होंगे। और इसमें आप समझ सकते हैं कि खोड़ा एक छोटा सा एक जगह है जिसमें 10 लाख लोग रहते हैं, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ये नहीं मालूम है कि ये कौन से जिले में पड़ता है। कौन सा है? ये नया जगह है जो हमारे संवाददाता ने खोज के निकाली है। उसमें 10 लाख लोग रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है या बुलंदशहर में पड़ता है, या किसी को नहीं मालूम। नोएडा की बात कर। जी हाँ, बिल्कुल। और हाँ, ग्रेटर नोएडा, और उसमें किसी को नहीं मालूम। और ये वो लोग 10 लाख लोग हैं कि जो पूरे के पूरे ग्रेटर नोएडा को सर्विसेज जो हैं वो सप्लाई करते हैं, घरों में काम करते हैं, इस्त्री करते हैं, ये सारे काम जो है, सब्जी लेकर के वहाँ पर घूमते हैं, सारे काम ये लोग करते हैं। 10 लाख लोगों का एक पूरा शहर जो है, जो कि फिनलैंड की पूरी पॉपुलेशन का 60% के आसपास है, उसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि कहाँ से आ गया और कैसे शुरू हो गया। कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, कोई सीवरेज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी लाइन नहीं है। 500 जनरेटर पे पूरा का पूरा टाउन चलता है। दीज आर द चैलेंजेस, और इस चैलेंज को हम ठीक तरीके से मैनेज करेंगे नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नॉट ओनली डेवलपमेंट का है, ये सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगे।
और हम देख रहे हैं कुछ कुछ जगह पर शुरू हो गया है। सो इसलिए अभी क्या ज़रूरत है, नए थिंकिंग है और लोगों को, और वी हैव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन प्लानिंग and not necessarily only government agencies have to do it. So this is a huge challenge. If the local, इनका कहना, ये बात करेंगे, कौन करेगा इसको? क्या सरकार करेगी या कोऑपरेटिव्स करेंगे या पीपीपी मॉडल पर होगा? क्या कॉर्पोरेट सेक्टर करेगा? ये बड़ी चीज़ें हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर SEZ बड़े बड़े बना रहा है हमारे मुल्क के अंदर। एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है इस समय देश में, वो गाज़ियाबाद से लेकर के और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई तक TMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसमें कि फ्रेट और रोड साथ साथ बनेंगे। उसके साथ में 6 बड़े टाउन जो हैं वो बनाए जाएंगे। उसके अलावा कोई बड़ी चीज़ नज़र नहीं आती। अभी कुछ बार बात करेंगे किस तरह से हम इसे हासिल कर सकते हैं। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आपको अगर कोई सवाल करना हो तो आप moneymantra@ndtv.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। मनी मंत्र में जब बात कर रहे हैं शहरीकरण की चुनौतियों के बारे में, हिंदुस्तान में अगले 20 साल में 30 करोड़ लोग, जो कि अमेरिका की आज की जनसंख्या के बराबर हैं, वो शिफ्ट होने जा रहे हैं ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ। और इसकी चुनौती जो है वो इतनी बड़ी होगी कि जैसा आपने कहा कि आगे चल के ये एक राजनीतिक समस्या भी हमारे हुक्मरानों के लिए बन सकती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। क्योंकि इस समय हिंदुस्तान में जिस तरह की हमारी पॉलिटी है कि राज्य में किसी और की सरकार है और केंद्र में किसी और की सरकार है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक कंसेंसस बनना चाहिए कि इस पर सब लोग साथ में आए। लेकिन जो बात आपने उठाई थी कि लोगों को क्या चाहिए, उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग नहीं होती। हमारी प्लानिंग जो है वो अपने हिसाब से होती है कि हम ये बना रहे हैं, आपको इसमें रहना है तो रह लीजिए, जिसे कहते हैं फोर्स फिट। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, आप अगर खर्चा उठा के देखते हैं तो लोगों का सबसे बड़ा खर्चा जो है वो हाउसिंग के ऊपर होता है, 29% के आसपास। उसके बाद में जो है यूटिलिटीज़, फ्यूल, पब्लिक सर्विस, हाउस होल्ड सप्लाई, सब कुछ कर। बड़े खर्चों में गैस एंड ऑयल बड़ा खर्चा है, 10%, 9% के आसपास। पर्सनल इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह है, उसमें लोग पैसा जमा करते हैं, वो बड़ा खर्चा है। और आप देखिए इसके बाद में व्हीकल परचेज जो है वो बड़ा खर्चा है, 8%। और इसलिए कि हमारे यहाँ मूवमेंट जो है वो बड़ा मुश्किल है। सूरत शहर में इस समय पर कैपिटा 2 व्हीलर्स जो हैं वो ताइपे, ताइवान, जो कि बहुत ही ज़्यादा समृद्ध देश है, उससे ज़्यादा है। सिर्फ अगर 2 व्हीलर की हम बात करें, और सिर्फ सूरत में ही नहीं, ऐसे 5 शहर हिंदुस्तान में हैं जहां पर कि 2 व्हीलर्स जो हैं उनका पेनिट्रेशन ताइपे और हांगकांग से ज़्यादा है। फेलियर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो ये आपने यही बिल्कुल ट्रांसपोर्ट पे हम पैसा खर्च करते हैं, उसके बारे में लोग पैसा खर्च उस पर कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये समस्या यहाँ पर है कि जो चीज़ लोगों को चाहिए हम उन्हें वो नहीं दे रहे हैं। हमें चाहिए क्या? पहले जैसे बोरा साहब ने कहा कि हमें अपनी ये जानना है कि हमें हिंदुस्तान में इस समय चाहिए क्या। क्या हमको और घर चाहिए? जो हम जब डेवलपमेंट करते हैं, तो हम जब गुड़गांव बनाते हैं, जब हम ग्रेटर नोएडा बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो वहाँ पे हम एक बहुत बड़े एरिया के अंदर हाउसिंग डेवलप करना चाहते हैं। कोई भी प्राइवेट डेवलपर अगर करता है वो भी हाउसिंग डेवलप करना चाहते हैं। सोनीपत के साथ में सारा अभी जो डेवलपमेंट फिलहाल चल रहा है, या हर जगह चेन्नई में देखें, चाहे बैंगलोर में देखें, हर जगह अगर हम मकान बनाओ अभियान, अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे मकान बनाओ अभियान है। DDA ने भी अगर किया तो मकान ही ज़्यादातर बनाए, कुछ और भी किया, लेकिन बल्क में जो काम हुआ वो हमेशा मकान बनाने का हुआ। हमारा मानना ये है कि मकान बहुत हैं हमारे पास में, हर जना रह रहा है जहाँ पर चाहिए वहाँ पर हैं। हाँ, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर नहीं है, जहाँ पर अब ये बात आएगी कि कहाँ हमारा डेवलपमेंट होगा, कहाँ जहाँ पे हमारे घर हैं वहाँ डेवलपमेंट होगा, या वहाँ होगा जहाँ हमारे घर नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो यही बात आप कह रहे थे, इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। ये जो अगले पिछले 8-10 साल में हुआ है हाउसिंग, इसका एक और रीज़न भी है। नेशनल हाउसिंग बैंक 93 में शुरू हुआ था। उसके पहले लोग प्रोविडेंट फंड से लोन लेते थे वगैरह, मकान बनाते थे रिटायरमेंट के लिए। अब नौजवान शुरू हो जाते हैं EMI देनी, तो इट्स ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट टूल। इट्स नॉट ओनली फॉर यूज। अच्छी बात भी है। The one fact
is going to dictate and he one was just should. finishing something. उसके बाद बताएं. So we've got an imbalance happening in many places. We've been sold the second home concept or the weekend home जिसकी concept. वजह से सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में हुआ. और हुआ और यहाँ भी ऐसा ऐसा हो जाएगा because the return on investment also is not enough now. Presently it's about 3% on investment for the. So we are putting in our resources and our money not in areas where we actually need it to generate more economy, but where we believe that it's also from a link of insecurity. कि दो होने चाहिए मकान, बच्चे के लिए भी एक होना चाहिए. नहीं, मेरे ख्याल में ये भी नहीं है. राजकोट शहर में हमारे पास में अच्छी अगर बस सर्विस नहीं है तो जाहिर है लोग को तो काम पे जाना है सुबह. Rajkot is a very good example. It is a very strong industrial town, and there is a lot of housing. Even 5 लाख तक के मकान मिलते हैं जो आम फिटर, टूल, वेल्डर उनके पास भी अपने मकान हैं. इट इज अ सक्सेस स्टोरी इन इट्स ओन वे, पर उसकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है. सो उसके स्कूटर सब चलते हैं वहाँ पर. No, the trend, why it is happening, because the development is around metropolitan cities, present. इसलिए लोग ज़्यादा घर बनाते जा रहे हैं. लेकिन बट ये ट्रेंड अभी होने वाला नहीं है. The future trend is going to be, one of the research studies has shown, ये metropolitan cities अभी grow नहीं होगा. Small and medium towns will grow. Tier 3 and Tier 4 towns. And therefore the concentration have to be on those towns and cities, not on metropolitan cities. Even private people अभी घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो उधर जाकर ध्यान दें, फिर उधर भी डेवलपमेंट होगा. लेकिन सबको ये लगता है कि ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बीच में अगर बना लेंगे, थोड़ा दिन के ये लेकिन बबल थोड़ा है, साल का जल्दी से देखते हैं कि इस समय देखा जाए हमारे बड़े शहरों में सबसे ज्यादा तेजी से जो टाउन आगे बढ़ रहा है वो कौन सा है. ग्रेटर मुंबई 1981 में 94 लाख लोग थे जो कि अब बढ़कर के 227 लाख हो गए. कोलकाता 92 लाख से दुगना एकदम से हो गया, 183 लाख हो गया. दिल्ली 58 लाख से, आपका शहर, 179 लाख हो गया. और इसका दिल्ली में तो तीन गुना वृद्धि हुई है. इसका कारण क्या है अभी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं बाकी शहर बता देता हूं. चेन्नई में इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि तमिलनाडु जो पूरा राज्य है उसमें जो डेवलपमेंट है वो इवन रहा है. इवन तो उसमें आप दूसरे शहर जो हैं आप वहां पर लोगों को, हाँ, कोयम्बटूर, सैलम, ये सारे जो है वो यहाँ पर. और फिर उनके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर भी जल्दी से अगर उठाते हैं हैदराबाद को उठा के देखिए, वहाँ पर भी यही हाल है. बेंगलोर जो है, हैदराबाद और बेंगलोर लगभग एक से हैं, दोनों आईटी हब है. हाँ, पूना नो, हाँ, पूना में देखिए सबसे ज्यादा जो है पूना में हुआ है. और वो इसलिए कि जो लोग बंबई नहीं जा सकते, जो आप बात कह रहे थे, वो अब पूना जाने लगे. और अब जो पूना भी नहीं जा सकते वो उल्लासनगर जाएंगे और वो बाकी शहरों में जाएंगे. तो ये ट्रेंड नया आने वाला है कि क्लास सी और डी सिटीज जो हैं वो बढ़ेंगे. अब हमको ये देखना चाहिए कि उनमें क्या क्या चाहिए हमें. नहीं, आपने पहले सवाल उठाया दिल्ली में क्यों, 3 टाइम्स. तो पहले तो माइग्रेशन ज़्यादा था दिल्ली में, हर साल ऐसे से लगभग 5 लाख लोग आ रहे थे. लेकिन दूसरी बात है, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है और किसी सिटी में अभी नहीं है. as long as अभी देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में 80 तो फ्लाईओवर बना दिया आपने आपके जमाने में. नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स के देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है सिटी में. सो दैट इन्वेस्टमेंट आप इतना एक सिटी में करेंगे तो लोग भी काम करने के लिए सिटी में ही आएंगे. बट दिस विल नॉट गो ऑन फॉर एवर. ये तो थोड़ा सा नए सेंसस में दिल्ली के फिगर है जो वो कम हुआ, पहली बार स्लो डाउन हुआ, स्लो हो जाएगा. एंड सेम इज द केस अभी बॉम्बे वगैरह में थिंग्स आर बिकमिंग टू कॉस्टली. ये लोग उधर नहीं आ पाएंगे. अदर स्मॉल सिटीज एंड डेवलपमेंट करना चाहिए. और फॉर्चुनेटली देर आर गुड थिंकर्स. One is Mr. Gupta also think there are a lot of planners. We should involve all of them to see how ये small और medium cities को हम कैसा develop कर सकते हैं. ये development पुराने तरीके से नहीं होना चाहिए. बिल्कुल, हमको नया मॉड्यूल चाहिए. नया मॉड्यूल चाहिए. हाँ, आपने मॉड्यूल जो बनाया है उससे ये समस्या कैसे हल होगी. अब हमारे पास में ऑप्शंस जो हैं कि डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में हो. अभी जो डिस्कशन चल रहा है कि स्मॉल टाउन्स में हो सकते हैं
कि हम ये कह सकते हैं कि करीब 300 स्मॉल टाउन्स जो हैं हिंदुस्तान में वो डेवलप होंगे, छोटे छोटे जो हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 30 बड़े शहर जो हैं वो डेवलप होंगे। कुछ लोगों का मत है कि 30 बड़े शहर जो हैं वो फाइनली मेगा बनेंगे, कुछ लोगों का मत है कि 300 छोटे छोटे जो शहर हैं वो एक्सपैंड करेंगे। लेकिन ले दे के हो क्या रहा है कि हमारा एक कंटिगस डेवलपमेंट हो रहा है। अगर जैसे कि पहले बात हुई थी कि अगर दिल्ली के साथ में हमने नोएडा बनाया और हमने गुड़गांव बनाया, अगर हमने ग्रेटर नोएडा भी बनाया तो धीरे धीरे बीच का गैप जो है वो भरता चला जाएगा और फाइनली हमारा एक बहुत बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन जो है वो सारा बन जाता है। और यही पूरी दुनिया में हो रहा है। धीरे धीरे शहरों के साइज जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनकी बाउंड्रीज बढ़ रही हैं, जैसे कि आपने कहा कि शहर आपस में मिल जा रहे हैं, उनके बीच की जो जगह है वो कॉरिडोर डेवलपमेंट जो है वो एक चीज है। हमको देखना है कि नॉट ओनली दैट कि हमारा छोटे शहर या बड़े शहर के अंदर है, एक हमारी जो जैसे केरला में भी काफी वो चीज प्रचलित है, कॉरिडोर डेवलपमेंट जो है वो हम प्लानर्स उसको ठीक नहीं मान सकते किसी तरीके से कि सड़क के चारों तरफ लगातार पूरी सड़कों के ऊपर, हाईवेज के ऊपर एक कतार है सिर्फ घरों की या कोई दुकानों की। It is a linear vertical state, and that Cochin Allapi line became because the only main road, which is also there in part of Punjab. You know, So we have to make like hubs. हम हर जगह हब बनाने की बात कर रहे हैं। Ultimately, we'll have to go to the tier 3 and the tier 4 towns. We'll have to go back to the base of the economy. The basis of economy will have to be strengthened. Rewari. That will happen with Kind of places. Yeah, they will happen with road planning networks. should not be what we did in these places. Yes, we must learn from our mistakes. But because yes, कि उसमें कोई फर्क नहीं है खास। Okay. ये अलग अलग प्लानर्स का मत है कि 300 शहर में और 30 शहर में कुछ फर्क है। मेरे हिसाब से उसमें कोई खास फर्क नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि हम मल्टीपल स्टेज में माइग्रेशन करते हैं। हम एक छोटे से गांव से एक सबसे छोटे कस्बे में जाते हैं और उस कस्बे से हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाते हैं और वहां से हम स्टेट कैपिटल में जाते हैं, वहां से हम बड़ी शहरों में जाते हैं और उसके बाद में कुछ लोग फिर बाहर भी चले जाते हैं। तो ये मल्टीपल माइग्रेशन जो है उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये एक माइग्रेशन हो गया, इस समय ज्यादा हो रहा है तो अब खत्म हो जाएगा, वो माइग्रेशन फिर आगे होगा। अल्टीमेटली जो है जैसे कि ब्लैक होल की तरह बड़ा स्टार जो है वो एक बड़े शहर जो है वही बड़े होते चले जाएंगे, क्योंकि वहीं पे रहने में हमको ज्यादा चीजें मिलेंगी और नहीं इन्वेस्टमेंट जो है वहां ज्यादा हो रही है, सबसे ज्यादा वहां पर हुआ। तो क्या ये समस्या है जो आपने शुरुआत में बात की कि अब जो है ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान के हाथ में नहीं है, ये मामला जो है अब ग्लोबल मामला है, जहां पर आपके एफडीआई आएगा, वहां पर इंडस्ट्री जाएगी, वहां पर सर्विसेज जाएंगी और वहां पर लोग जाएंगे। मोटी सी बात। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं और इस बारे में बात करेंगे कि क्या सरकार को बाकायदा प्लानिंग के लेवल पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि उसको फेडरलाइज करना पड़ेगा ताकि ये नए हब, स्पोक और ये मॉड्यूल जो है उसमें लगा सके। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मनी मंत्र। मनी मंत्र में हम बात कर रहे हैं शहरीकरण और उसकी चुनौतियों के बारे में और हमारे साथ में 3 खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। रघुनाथन साहब जो कि दिल्ली शहर के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, सुधीर वोहरा जो अर्बन प्लानर हैं और पवन गुप्ता जो कि आर्किटेक्चर और प्लानिंग प्रोफेशनल हैं। इस समय अगर हम देखें तो ज़्यादातर बहस इस बात पर हो रही थी कि ज़्यादातर बड़े जो शहर हैं अब वहाँ पर सैचुरेशन है, लोगों का जीवन स्तर ऐसा हो गया है कि अगर आप मुंबई शहर में 20,000 रुपये कमाते हैं तो आपको पूरा नहीं पड़ता, और वही आप इलाहाबाद के पास इलाहाबाद शहर में आप 10,000 कमाते तो आपको पूरा पड़ेगा। ये मोटी बात उसमें निकल के आ रही है, जिसकी वजह से लोग जो हैं अब हिचकिचाते हैं बड़े शहर जाने में। बड़े शहर में आपके ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आपने देखा कि सबसे ज़्यादा पैसा लोग जो खर्च कर रहे हैं वो रेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो आपको हम प्लानिंग की बात कर रहे थे कि प्लानिंग शुड बी टॉप डाउन और बॉटम अप। Ideally one would say is from bottom up, but what ये क्या होता है ऐसा नहीं होता। It's very difficult because there has to be one agency which has to coordinate, which has to plan and administer.
और हमारा इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटी में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, लोकल बॉडीज है, और उनका कुछ पावर्स है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस का पावर्स है. सो यू कैनॉट इग्नोर ऑल ऑफ देम. व्हाट वी क्या जरूरत है अभी, इट्स डिफिकल्ट बट इट इज नीडेड. एक तो हम एज आई सेड वो रूरल और अर्बन एरिया का डिफरेंस कम होते जा रहे हैं. At least we have to identify a cluster of towns and around that areas we have to develop it. इसलिए हमारे पास थिंकिंग है, पूरा एक कॉन्सेप्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम दिए थे. That's only develop at least rural migration doesn't come to the city but they come to the working place and go back. आप प्रोवाइडेड आप उसको फैसिलिटीज रूरल एरिया में भी शुरू करें और सिटीज ऐसा प्लान करें which could take इनका रिक्वायरमेंट है, whether they want health, recreation, education, ये पूरा. सो कैसा वो डेवलप करना है, ये सब बात है, ये अलग क्योंकि थिंकिंग होना चाहिए. देखिए अभी भी देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कोई 5 लाख के आसपास गांव हैं, जिसमें से 2 लाख ऐसे हैं जिनमें कि 200 से कम लोग रहते हैं, 200 से कम घर हैं. तो वो तो बिल्कुल एकदम से जैसे कि सिस्टम से ही बाहर है, आइसोलेट हो गए सिस्टम से, और वो लोग हैं जो कि छोड़ के आएंगे. बट द पूरा कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी वर्कड क्वाइटली अपने आप इन पंजाब एंड हरियाणा. पंजाब हैज गॉट नो लार्ज टाउन्स व्हिच आर ग्रोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. फर्क इवन अमृतसर ऑल्सो एवरी फर्क ये है बिकॉज ऑफ द गुड रोड नेटवर्क एंड द गुड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. लोग अपने घरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं और काम करने आते हैं शहर में, और शहर करीब आधा घंटा पौना घंटा दूर है. सो दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ बोथ. दैट इज व्हाई पंजाब इज नॉट गॉट दैट काइंड ऑफ अ urban problem till now. The big towns, Patialas have not grown out of control. Nothing has gone out of control because there is general economic base is also strong. पटियाला में तो ये कहा जा रहा है कि अभी तक पिछले साल तक एक भी फ्लाईओवर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी. और लुधियाना में सिर्फ 2 बने हैं, अमृतसर में 1 बना है, और छोटे शहरों में 1 भी नहीं बना, और जरूरत भी नहीं है उनके. और चंडीगढ़ के पर उनके और प्रॉब्लम्स हैं. उनके पास वेस्टलैंड नहीं है, तो उनका जो सॉइल, उनका जो सॉलिड वेस्ट है शहर का, उसको वेस्ट करने के लिए जगह उनकी और सीवर की प्रॉब्लम है. ये सब प्रॉब्लम है. इन्होंने जो बात करी थी कि लोग आए और चले जाएं, ग्लोबली जो है वो क्या है कि अगर आप लंदन शहर के बाहर रहते हैं कि एक 1.5 घंटा की आप या तो ट्रेन राइड ले लीजिए, या आप कार में तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत ये भी तो है ना कि उस तरह की ट्रेन होनी चाहिए जो टाइम पे आए, और आप अपनी घड़ी मिला लें कि मेरे दफ्तर की ट्रेन आ गई है और मैं 9 बजे दफ्तर पहुंच जाऊंगा. उस तरह का हमको एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है अभी से खड़ा करना पड़ेगा, तभी लोग इस्तेमाल करेंगे, वरना क्यों करें. इवन दिस ट्रेंड मेरे ख्याल में चेंज होना चाहिए. ये चेंज होगा क्योंकि अभी देखिए एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है. अभी उसका कार्बन फुटप्रिंट एरा डिक्टेट कर रहा है. ऑल दीज थिंग्स ये हमारा टाउन प्लानिंग में और थिंकिंग में बदला लाएगा, चेंज लाएगा. लेकिन अर्लियर वी स्टार्ट थिंकिंग, एटलीस्ट कुछ जगह को हम ऐसा मॉडल बनाएं और लोग उसका माध्यम से और एज एन एग्जाम्पल उसको कॉपी करें और रेप्लिकेट करें. ये जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत. कैसे कर सकते हैं हम ये जो है कोऑपरेटिव लेवल पर कर सकते हैं. पंचायत का हमारा सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है. हमारा एक सिस्टम है कि हमको ग्राउंड अप आना पड़ेगा. उसकी एक खास वजह है. जैसे आपने पूछा कि इंटरनेशनल ग्लोबल सिनेरियो क्या है, तो सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि ग्लोबल सिनेरियो हिंदुस्तान के अलावा इवन ब्राजील को भी अगर हम शामिल कर लें, तो वहां पे भी लैंड होल्डिंग जो है लोगों की ज्यादा है. जिसके पास भी है उसके पास ज्यादा है, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है. वहां पे कंफ्यूजन नहीं है. अगर अमेरिका में बड़े बड़े फार्म्स हैं वहां पे, कॉर्पोरेट फार्मिंग है, किसी को गांव में रहने की जरूरत नहीं है. हिंदुस्तान में क्या है कि हमारे पास में ना तो ये ऑप्शन है कि हम गांव छोड़ दें, और ना ही ऑप्शन है हमारे पास गांव में रह सकें, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो फार्म होल्डिंग है वो बहुत कम है. 2-4 एकड़ एवरेज जो है हमारी एक 1.5 एकड़ जो है 40% लोग 1.5 एकड़ पे रहते हैं, जो कि अनवायबल है टोटली. वो एग्रीकल्चर के लिए वायबल नहीं है, तो उसमें मिडिल मैन का रोल बहुत ज्यादा आ जाता है.
तो एग्रीकल्चर हम करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, उसमें मैकेनाइज नहीं कर पाते हैं और उसके बाद में हम उसको बेच नहीं पाते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर जीडीपी हमारा इसलिए नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन बहुत कम है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम है, उसकी जो नेट वर्थ बनती है फाइनली वो बहुत कम है। तो जो हिंदुस्तान का सिनेरियो है खास तौर से, वहां पे चप्पे चप्पे पे लोग रहते हैं। वेरेज अगर हम टोक्यो देखें या हम न्यूयॉर्क देखें या इंग्लैंड लंदन देखें, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे रेजिडेंशियल, लंदन में फिर भी रेजिडेंशियल पॉपुलेशन है, लेकिन टोक्यो में तो बहुत ही कम है, न्यूयॉर्क में तो बहुत ही कम है। जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे लोग सिर्फ एक लंबी एक लाइन होती है जहां पे स्मॉल टाउन्स उसके ऊपर डेवलप्ड होते हैं, लोग वहां आ जाते हैं और उसके बाद में हाई स्पीड ट्रेन से आप जैसे कहा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कोई खास डिफरेंट है। एज सर ने कहा कि उसमें भी कार्बन फुटप्रिंट तो हमारा बढ़ ही रहा है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं तो सही बात है कि बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी टाइम भी लगता है, 1-1.5 घंटा हमारा उसके अंदर कम्यूट के लिए लगता है। उसके बाद में फिर जब हम शहर पहुंचते हैं फिर हमको शहर में मूव करना पड़ता है। तो सिर्फ यही नहीं है कि मेरठ से अगर दिल्ली आने में हमें 2 घंटे लगते हैं अगर, तो दिल्ली के अंदर फिर 2 घंटे लगते हैं हमको। 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके हो जाते हैं। आप अपने घर से निकले, वहां से आप ट्रेन में पहुंचे, ट्रेन के बाद ट्रेन लिया आपने, फिर उसके बाद एक और ट्रांसपोर्टेशन लिया, तो वो। और दूसरी बात है कि हमारे पास में क्या इतना रिसोर्स है कि हम जैसे टोक्यो और न्यूयॉर्क के अंदर हम डेवलपमेंट कर पाए हैं, वैसे पूरे हिंदुस्तान की इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए इतने फैले हुए एरिया के अंदर कर पाएंगे, वो भी मुमकिन नहीं है। तो हम क्यों ना, जैसे कि पुरा का बताया कि वाइट इज रिंगिंग, तो अगर हम ये देखें कि जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे लोगों को रहना बहुत जरूरी है, वहीं पे अगर हम अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे जो चीज चाहिए वो चीज हम डेवलप कर लें। जो कि दिल्ली में, जैसे मैं जानता हूं कि अगर हम पूरी दिल्ली देखें तो वहां पे 2-5% के करीब एरिया जो है जो नॉन रेजिडेंशियल है, जहां पे लोग रहते नहीं है, जो अर्बन माना जाता है, जिसके लिए लोग दिल्ली आते हैं। जो दिल्ली में रहते हैं वो गुड़गांव जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं या वो काम नहीं कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, कुछ भी हो सकता है। चंडीगढ़ में बहुत रिटायर्ड लोग रहते हैं, लेकिन काम करने के लिए लोग वहां पे जो आते हैं, वो जो एरिया है वो बहुत कम है। वो जो एरिया है वो, जैसे कि प्रेसिडेंट कलाम ने भी प्रोपोगेट किया कि हम वो एरियाज जो हैं वो गांव में ले जाएं और वहीं उनको डेवलप करें। वो एक यूनानिमिटी है पूरे हिंदुस्तान में, गांधी के समय से सब लोग यही चाहते हैं कि ऐसा किया जाए, लेकिन उसके अंदर मुद्दा यह है कि क्या वो सक्सेसफुल होगा। How do you create economic activity to be able to sustain it in the agrarian area? How do you prevent the person from Jharkhand coming here to work unless you give that person enough work in that place? और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है वो देश में एक है, तो जाहिर है पूरे देश के लोग आते हैं। वो आपने बड़ी बात करी। See, our creation of institutions also has been centered around only some places. So you have Vellore good medical place or this or that. We have never thought of spreading out our resources that way in terms तो of. अब मेरे ख्याल में समस्या हो रहा है, अब नहीं, अब जरूरी है, और ये बहुत आहिस्ता है, क्योंकि हमको जो 7 आप बात कर रहे हैं एम्स खुलने वाले हैं, हमको कोई 70 एम्स इस मुल्क में चाहिए, जितना हमारा देश का विशाल जो है भूगोल है, और जितनी ज्यादा पीजीआई लखनऊ है, पीजीआई कोई और है, तो थोड़ी आइसोलेटेड है। बड़ी बड़ी चीजें हो गई। क्या हमको 70 एम्स चाहिए, ये सवाल भी पूछने वाला है, या हमारे को प्राइमरी हेल्थ नेटवर्क चाहिए? क्यों हम टर्शरी केयर में जाएंगे, कि क्यों हम बीमार पड़ेंगे? अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बर्न्स वार्ड के अंदर अगर कोई चीज लगाते हैं तो कहते हैं हमारे पास में तो पटना से आदमी आता है, तो वहां पे जब तक वो आता है, जब तक इन्फेक्शन तो उसको हो चुका होता है, वो टर्शरी ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है, उसको हमको दवाइयों पे ही रखना पड़ेगा, उसको पानी से नहीं धोके हम ठीक कर सकते। वहां पटना में कर सकते हैं, पटना में कर सकते थे, तो पटना में भी नहीं, वो तो बिहार के किसी गांव से आ रहा है। तो टर्शरी केयर जो है, जो हमारी फाइनल जो स्पेशलाइज्ड चीज है, या हमें ये मुद्दे तय करने हैं कि हमारे को इस समय रिक्वायरमेंट जो आपने देखा कि 10 साल के अंदर जो हमारे, पुरानी कहावत है स्टिच इन टाइम सेव्स 9, और ये अब समस्या हमारे सामने है कि हमको ये स्टिच करना है कि हमको किस तरह से सबको रोका जाए। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं, यहाँ पर कई सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कि बाहर से आए हैं, उनसे भी बात करेंगे वो यहाँ पर क्यों आए और वो क्या समझते हैं कि क्या सुविधाएं उपलब्ध होती उनके गाँव में या शहर में तो नहीं आते। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं।
मणिमंत में आज हम बात कर रहे हैं शहरीकरण की चुनौतियों के बारे में। जिस तरह से एक नया हिंदुस्तान पैदा हो रहा है, जाहिर है नए नौजवान जो होंगे वो अपने भविष्य के भले के लिए जहां भी उनकी इच्छा होगी वहां जाकर के काम करना चाहेंगे, और तमाम ऐसे यंग लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली सर लखनऊ। लखनऊ से आप आए, क्यों आए? सर एक्चुअली वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है कॉलेजेस की अच्छी, अच्छा, तो उसके लिए आए। जैसे बुरा सर ने कहा कि जैसे खोड़ा गांव हो गया है तो लगभग 10 लाख आबादी वहाँ पे है। तो ये क्या होता है कि जैसे हम ये फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट है, तो फैसिलिटी हम टाउन एरिया में क्यों ना मतलब प्रोवाइड कराएं, जिससे माइग्रेशन बंद हो या मतलब पलायन बंद हो लोगों का। सबसे बड़ी चुनौती तो यहीं पे आके होती है ना कि हर बंदा बाहर के लिए भागता है, मतलब सिटीज़ के लिए भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि अब वहाँ पे हम अगर जॉब करते हैं, ठीक है सर, तो यहाँ पे आके करते हैं वही चीज़, तो हमें यहाँ क्लोथ्स पे या रेंट पे सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चुनौती यहीं पे आके होती है कि जो 10 करोड़ लोग आके खोड़ा जैसे शहर में रह रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पे फैसिलिटी, इन्वायरमेंट क्रिएट करें, टाउन एरिया को डेवलप करें, तो ये जो पलायन होता है, जो 10 लाख लोग, 10 करोड़ लोग भाग रहे हैं, वो नहीं भागेंगे। जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि आपको फैसिलिटीज़ जो है वहीं पर चाहिए, यही बात हम कर रहे थे। इधर से कोई है जो बाहर से आए हैं? हाँ, सब दिल्ली के रहने वाले हैं? सब दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, कमाल, ये तो सब घर के लोग हैं, इनको नहीं आया। आप बताइए। सर ऐसे आई एम ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड। द थिंग इज मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता था, ठीक है छोटे टाउन्स में फैसिलिटीज़ अकॉर्डिंगली नहीं है, लेकिन मैं फील करता हूँ भी माइग्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि उससे नया आइडियाज़ आते हैं, नई जनरेशन है। मैं पंजाब से हूँ तो मेरे पास अलग सोच होगी, मेरा फ्रेंड कश्मीर से है उसके पास अलग सोच होगी। तो मैं नहीं फील करता भी अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसकी वजह से हमें ये प्लानिंग वगैरह या इतना कुछ उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो स्लम्स वगैरह बन जाते हैं हमें उनको ठीक रखना चाहिए, जहाँ जो हेरिटेज है हमारी, जैसे चांदनी चौक एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा रश वाला एरिया है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा हेरिटेज भी संभाले हुए है दिल्ली की, तो हमें उस चीज़ को संभालना बड़ा चाहिए। अच्छा उन्होंने वो उठाया कि आप ट्रैवल नहीं करेंगे तो आपकी दिमाग की खिड़कियां नहीं खुलेंगी। पंजाब में रहते अपना ठीक है, वहाँ खेती बाड़ी That करते। is true for all urbanization. Yeah. That's why you, But, even in the village, if you don't congregate. और इसीलिए बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्ट, कल्चर, थिएटर, ये सारी जो फाइन आर्ट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। ये एक दफ़ा ऑप्टिमल डेवलपमेंट हो जाता है, ये सब कुछ मिल सकता है। क्वेश्चन इज वी हैव टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ ऑप्टिमम फैसिलिटी है। और ये बात भी ये नहीं है सिर्फ थिंकिंग सिटी से आए हैं, एज वेल एज इंडियाज में देखेंगे तो ये सिटीज अलोन हैज नॉट प्रोड्यूस्ड थिंकर्स ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड exchange of ideas, टैलेंट आता है, but the original thinking and all comes from a place where America is a nation of migrants. Only migrants. So migration. Australia has its own migration. So what he is trying to say is that where there are optimum facility है उधर exchange of ideas हो सकता है। जी एक और सवाल जल्दी से। सर मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ। सर जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा कि माइग्रेशन होना चाहिए, सर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम माइग्रेशन पे ध्यान देंगे तो सर हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारा विलेज है सर वो एकदम पीछे छूट जाएगा और जो हमारा टाउन रहेगा वो डेवलप पे डेवलप करता जाएगा। तो सर एक दिन हमारा ऐसा स्थिति आ जाएगा कि सर हम ना माइग्रेशन पे ध्यान दे पाएंगे और सर ना ही हम अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे पाएंगे। सर हम बहुत घर के ना घाट के। यस सर। ये इन्होंने अच्छी बात कही। हाँ पीछे छूट जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल सही बात। सिद्धार्थ नगर में ऐसी क्या चीज नहीं थी जिसकी वजह से आपको मूव करना पड़ा? वो यूपी का है, ये यूपी का एक हिस्सा है, नेपाल के बहुत ही निकट है बॉर्डर पे। सर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो कॉलेज है और ना तो मेडिकल है। अच्छा, तो इसलिए आपको या सर, और पानी का तो पानी तो भाई गांव में मिलना ही मिलना है। So ये देखिए ये भी these are all indications, all these questions related to governance also. देखिए if you are governing poorly, you are not developing a whole state को, ये problems होता है। हमारा कंट्री में ऐसा स्टेट्स है
वो काफ़ी डेवलपमेंट रूरल एरिया पर भी हो रहा है, स्मॉल टाउन्स पर हो रहा है, क्योंकि उधर गवर्नेंस बेटर। नहीं, यहाँ पे देखिए लखनऊ, सिद्धार्थनगर, पंजाब, कश्मीर, आप कश्मीर से हैं? दिस आर ऑल। जी, मेरा मानना है माइग्रेशन, ये जो मिक्स्ड इसमें ओपिनियंस आ रही है कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। माइग्रेशन इस प्रकार से होनी चाहिए कि बंदा अपने वो मर्जी से आना चाहिए, उसके लिए मजबूरी नहीं होनी चाहिए। Exactly. मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर मजबूरी उसके लिए माइग्रेशन है तो दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर द नेशन। अगर मर्जी है तो हर लिहाज से जिस प्रकार से भी आप देखें, फिर नेशन की डेवलपमेंट के लिए वो फ्रूटफुल होगी। बिल्कुल सही बात। ये मेरे ख्याल में उन्होंने सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि माइग्रेशन जो है वो लोगों को अपने एक चुनाव करके करना चाहिए, बाय चॉइस। और यही बात हम कह रहे थे कि आप जो है कि बॉटम अप होगा या टॉप डाउन होगा। टॉप डाउन मेरे ख्याल में समय कम है। टॉप डाउन जो है वो पॉलिसी होगी और इम्प्लीमेंटेशन उसका जो है वो बॉटम अप ही होगा, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि गवर्नेंस बेहतर होगी। अगर सिद्धार्थनगर में वहाँ पर मेडिकल कॉलेज होगा और स्कूल होगा, पावर लाइन्स होंगी, तभी ये हो पाएगा। और इसलिए कि आने वाले दिनों में अगर बेतरतीब माइग्रेशन हिंदुस्तान में हुआ तो वो आप चाहे अपने घर में बैठ के जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि उससे सिर्फ आर्थिक ही नहीं, एक राजनीतिक संकट हमारे मुल्क में खड़ा हो सकता हो। सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही मनी मंत्र। नमस्कार।